आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और सबसे पहले वो खबर जो पटना से है, जहां अपराधियों ने एक ज्वेलरी शॉप के मालिक को गोली मार दी और फरार हो गए। घटना राजीव नगर रोड नंबर 16 की है। कारोबारी को 2 गोलियां लगी हैं, उनका इलाज जारी है। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं राजधानी पटना की। पिस्टल लहराते अपराधी फरार हो गए। जो खोखे हैं जो सड़क पर मिले उससे पुलिस ने अपनी जांच के दायरे में रखा है। सुहागन ज्वेलर्स की यह दुकान जिसका शटर गिरा हुआ है और यहीं पर दुकानदार को गोलियां मारी गई। बताया गया कि 2 गोली लगी है। पुलिस पहुंची, अनुसंधान कर रही है और जो लोग हैं आसपास के काफी डरे हुए हैं। तो जिन अपराधियों ने दुकानदार को गोली मारी है उनकी तस्वीरें सीसीटीवी में दिख रही हैं और इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। साफ दिख रहा है कि 2 बाइक पर 4 लोग सवार हैं और दोनों बाइक को सड़क के किनारे लगाया जाता है। फिर बाइक से उतरकर 2 लोग आगे आते हैं जबकि 2 लोग बाइक पर ही रहते हैं और फिर एक और युवक पीछे से आता है। सभी के चेहरे पर मास्क है और देखिए इन तस्वीरों को, जो लोग आगे जाते दिख रहे हैं उन्हीं पर जेवर कारोबारी को गोली मारने का शक है। और अगली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर एक अफरा तफरी मच जाती है, कुछ लोग भागने लगते हैं। इसके बाद 3 लोग दौड़ते हुए आते हैं, सभी बाइक पर बैठते हैं। दोनों बाइक के पीछे बैठे लोग हवा में पिस्टल लहराते हैं और फिर तेज रफ्तार से बाइक निकल जाती है। इस दौरान पीछे वाले बाइक से एक हेलमेट नीचे गिरता है जिसे छोड़कर बाइक सवार फरार हो जाते हैं। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से इलाके में अफरा तफरी मच जाती है और पिछले 15 दिनों के अंदर दीघा और राजीव नगर इलाके में यह तीसरी बड़ी घटना है। गुस्साए लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की, लेकिन पुलिस का दावा है कि अपराधियों को जल्द ही पकड़ लेंगे। संजय हमारे साथ जुड़े हुए। संजय, 2-3 ऐसी घटनाएं इन 2 इलाकों में, दीघा और राजीव नगर में, यह बिल्कुल क्या हो रहा है? पटना प्रशासन का कोई भय नहीं है, पुलिस का भय नहीं है। ये किस तरीके से अपराधी बीच सड़क पर, क्योंकि रास्ता अगर संकीर्ण होता तो चलिए एक बार हम सोचते भी, लेकिन इतना फैलाव है, लोग आ जा रहे हैं, अपने काम में व्यस्त हैं, ये आते हैं और गोली मारते निकल जाते हैं। जी बिल्कुल। देखिए विवेक, ये रोड नंबर 16 है, राजीव नगर का इलाका, ये भीड़ भाड़ वाला इलाका है और यहाँ पर दिन दहाड़े अगर अपराधी आते हैं और दुकान के अंदर घुस कर गोली मारते हैं तो बड़ा सवाल खड़ा होना लाजमी है। और हालांकि आइडेंटिफाई कर लिया गया है और एक नाम भी आया है पुलिस के पास जिन लोगों ने गोली मारी है और सीसीटीवी फुटेज में बाइक का नंबर भी आ गया है और ये देखना होगा कि जो नंबर है वो सही है या फिर चोरी की बाइक से अपराधी पहुंचे थे और जाते वक्त उनका हेलमेट भी गिरा था और वो पिस्टल लड़ाई नहीं, भागते वक्त भी उन्होंने एक फायरिंग की है और हवाई फायरिंग की थी उस दौरान उन लोगों ने। और इसके बाद हालांकि एक नाम आ गया है पुलिस के पास और प्रथम दृष्टया जो पटना के एसएसपी है उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा है कि मामला रंगदारी का प्रथम दृष्टया सामने आया है और रंजिश भी रही है। बहरहाल जो परिजन है उन्होंने पुलिस को जो जानकारी दी है उसके आधार पर पुलिस छापेमारी कर रही है, आइडेंटिफाई कर लिया है। एक चुनौती है कि कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी, लेकिन 3 घटनाएं हुई हैं दीघा और राजीव नगर इलाके में, दोनों सटे हुए थाना क्षेत्र हैं और पहले एक मूंगफली विक्रेता को गोली मारी गई। उसके बाद क्या जानकारी मिल पाई है? जो 2 गोलियां लगी हैं उनका क्या अभी हाल है, क्या जानकारी उनके बारे में? जी देखिए, जो जानकारी मिली है उसके अनुसार एक गोली उनके सर में लगी है और एक गोली और उनके शरीर के दूसरे पार्ट में लगी है। उनकी हालत जो क्रिटिकल है, डॉक्टरों ने फिलहाल उनको ऑब्जर्वेशन में रखा है, ऑपरेशन किया गया और देखना होगा आगे फिर पुलिस कैसे इस मामले की अनुसंधान में आगे बढ़ती है, लेकिन फिलहाल उनकी स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय बातचीत के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो सीसीटीवी में ये 2 तस्वीरें कैद हैं जिसमें अपना हेलमेट, जो हेलमेट उनके हाथ से गिर गया था उन अपराधियों के हाथ से, वो वहीं पड़ा रहा और ये लोग 2 बाइक से आए थे, 4 लोग थे, गोली मारी है और जो संजय जानकारी दे रहे थे उसके हिसाब से एक गोली सिर में लगी है। हालांकि स्थिति क्रिटिकल है और उनका ऑपरेशन भी किया गया है। फिलहाल पुलिस ने इन 4 में से एक के बारे में पता लगा लिया है। अब ये गुत्थी भी जल्द ही सुलझ जाएगी, लेकिन सवाल है कि पुलिस प्रशासन का डर इन अपराधियों के मन में क्यों नहीं है। चलिए सियासत की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव और मुजफ्फरपुर की बोचहां सीट के उपचुनाव को लेकर बीजेपी और वीआईपी में खटपट शुरू हो गई। यहां तक कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी प्रेशर पॉलिटिक्स पर उतर आए। राजनीति में कब किसको कौन अच्छा लगने लगे कहा नहीं जा सकता। अब वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को ही देख लीजिए।
यूपी चुनाव में अनदेखी और बोचहां सीट को लेकर बीजेपी के साथ शुरू हुई खटपट के बीच मुकेश सहनी ने खुलेआम प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू कर दी है। और है तो उसको नहीं कैसे मानेंगे। कल भी हमारे छोटे भाई थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। ये कुछ लोग अगर समझ रहे हैं ना, वो गलतफहमी कुछ लोग पाल के बैठे ना, वो गलतफहमी ना पाले। लालू जी को हम मानने वाले लोग हैं। जब तक हमारा उनका विचारधारा नहीं एक जगह होगा तब तक हम दोनों भाई अलग रहेंगे, और जिस रोज हम दोनों का विचारधारा एक होगा तब तक हम दोनों भाई एक साथ राजनीति करेंगे। अब जरा मुकेश सहनी का 3 अक्टूबर 2020 का वो बयान भी सुन लीजिए, जब उन्होंने 2020 विधानसभा चुनाव से ऐन पहले आरजेडी पर पीठ में छुरा भोंकने का आरोप लगाया था और महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल हो गए थे। मैं सनत मल्ला अति पिछड़ा का बेटा, अभी जो हमारे साथ जो हो रहा है, कहीं ना कहीं पीठ में खंजर भोगने का काम किया जा रहा है। मुकेश सहनी के लालू प्रेम पर बीजेपी सांसद अजय निषाद ने पलटवार किया है। निषाद ने कहा, मुकेश सहनी की नीति और नीयत समय के साथ बदलती रहती है। उन्होंने दावा किया कि अगर मुकेश सहनी साथ छोड़कर चले भी जाएं, तो भी सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मुकेश सहनी का लालू यादव के प्रति प्रेम तेजस्वी यादव को छोटा भाई बताना कैसे देखते हैं? देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये छोटी छोटी पार्टियां जो हैं, हर समय इनका नीति और नियत बदलते रहता है, तो भारतीय जनता पार्टी के सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये सरकार छोड़ के भी अगर यूपी में चले जाते हैं, तब भी नीतीश जी के कार्यकाल जो है वो 5 साल पूरा करेगा। जेडीयू सांसद सुनील कुमार पिंटू ने भी मुकेश सहनी को एनडीए में ही रहने की नसीहत दी है। देखिए, माननीय मुकेश सहनी जी को पिछले बार भी उनको प्रेम मिला था, फिर वहां से उनके पीठ में खंजर भोंका गया था। इन्होंने ही कहा था, मान सम्मान इज्जत अगर मुकेश सहनी जी को मिला है तो एनडीए में ही मिला है। इसलिए मेरी सलाह होगी कि एनडीए में रहें और मान सम्मान पाए, वहां जाकर पीठ में खंजर न भुकवाएं। इस तरह मुकेश सहनी का बार बार बदलता बयान उन्हें बिहार की राजनीति में किस ओर ले जाता है, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और आरजेडी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को साथ आने का न्योता दिया है। आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को सीएम बनाकर खुद केंद्र की राजनीति करें, जिस पर जेडीयू ने बेहद तीखा जवाब दे दिया है। खरमास बाद खेला की राजनीति, बिहार में ऑफर पॉलिटिक्स शुरू। आरजेडी की ओर से नीतीश को ऑफर। खरमास खत्म और राजनीति खेला शुरू। बीजेपी जेडीयू के 2 नेताओं में सोशल साइट पर बहस क्या छिड़ी, आरजेडी अवसर तलाशने लगा। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार को आरजेडी के साथ आने का खुला ऑफर दे डाला। भाई वीरेंद्र ने कहा है कि जेडीयू को अब आरजेडी के साथ आना चाहिए। नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को बिहार का सीएम बनाएं और खुद केंद्र की सियासत करें। है और राजनीति में बदलाव होते रहते हैं और मन मिजाज बदलते रहता है। राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है, न परमानेंट कोई दुश्मन होता है, और ये हम लोग कई बार रह चुके हैं। इसलिए आने वाले दिनों में कुछ भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। इनका समर्थन अगर देना चाहते हैं तो आवे और दें और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनावे। वो केंद्र में जाएंगे, वो एमपी उनको बनाया जाएगा, राज्यसभा में जाएंगे, राजनीति ऊपर गिर करेंगे। आरजेडी के ऑफर पर जेडीयू ने बेहद तीखा जवाब दिया है। जेडीयू प्रवक्ता संजय सिंह ने कहा कि दिन में सपने देखना बंद कर दे आरजेडी। नीतीश कुमार जी कोई आवेदन देने गए हैं क्या आरजेडी में? आवेदन तो देने का काम नहीं किए हैं। देखिए, कुछ लोग रात में सपना देखते, आरजेडी के नेता दिन में ही सपना देख ले, ख्याली पुलाव पका रहे कि सत्ता में आ जाएं। इनको सत्ता का जो चस्का लगा हुआ है ना, उनको हर समय अंदर से कचोटता है मन की सत्ता में रहे, मलाई खाने का मन करता है। हम लोग मलाई खाने का काम नहीं करते, हमारा नेता काम करते हैं। वो लोग जुबान चलाते हैं, हमारा नेता काम कर, इसलिए ख्याली पुलाव छोड़ दे। आरजेडी नेताओं ने पहले ही कहा था कि खरमास बाद खेला होगा। भाई वीरेंद्र ने ऑफर देकर खेला की शुरुआत तो कर दी, लेकिन जो ऑफर दिया है वो कहीं आरजेडी का ही खेला खराब न कर दे।
न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में जेडीयू को अब भी बीजेपी के साथ गठबंधन की उम्मीद है। केंद्रीय इस्पात मंत्री और जेडीयू नेता आरसीपी सिंह ने बताया कि सीटों को लेकर बीजेपी से सकारात्मक दिशा में बात हो रही है। पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहती है। चुनाव में बिहार में एनडीए साथ लड़ा है और जो हमारा भी 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, तो हम लोगों की राय है कि यहाँ भी जेडीयू एनडीए में रहकर के चुनाव लड़े और इसके लिए हम लोगों का विचार विमर्श भी हुआ और हमारी बातचीत भी भारतीय जनता पार्टी से हो रही है। और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बताया है कि अगर बीजेपी से बात नहीं बनी तो जेडीयू जल्द ही अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर देगा। श्री आरसीपी सिंह साहब भी आए थे बैठक और उन्होंने ये बताया कि भारतीय जनता पार्टी से बात हो रही है और शीघ्र उस पर निर्णय लिया जाएगा। शीघ्र वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जो समझौता है उस पर वो निर्णय लेंगे। हमने कहा है कि शीघ्र वो निर्णय लें, अन्यथा हमने पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को अधिकृत कर दिया है कि वो सूची जारी कर दें और उनके लिए पूरे तौर पर हमने उनको अधिकृत कर दिया। गोपालगंज और बेतिया के बीच गंडक नदी में बड़ा नाव हादसा हुआ। ट्रैक्टर ट्रॉली के नदी में गिर जाने की वजह से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 4 अब भी लापता हैं, जबकि 9 लोगों को सकुशल बाहर निकाला जा चुका है। मातम की ये तस्वीरें गोपालगंज के बरई पट्टी की है। कुछ देर पहले तक बरई पट्टी में सब कुछ सामान्य सा था। हर रोज की तरह आज भी लोग मजदूरी करने निकले थे, लेकिन बेतिया के भगवानपुर के पास नाव हादसा हो गया और कई लोग गंडक नदी में समा गए। जातर सामने के बनियारी करे टाली डुगुर गल बीच नदी में चल गईल, ओई में सारी लोग दबा गईल, साजा निकल गईल, सारी लोग वही में नदी में मर गईल बा लोग। किसी का लाश मिला है? हाँ, एक जना का मिलल बा और जनी सारी जनी ओई में दबा गईल बा लोग टाली के नीचे, नहीं खे मिलत लाश। कैसे आप कैसे बाहर निकले? हमनी का बीच नदी में पवड़ के जात रहनी है सन तो लोग ही का अलल हो गए हमरा। चश्मदीदों की माने तो बड़ी नाव पर एक ट्रैक्टर और ट्रॉली भी सवार थी। इस ट्रॉली पर कुछ लोग भी थे। ड्राइवर ट्रैक्टर का म्यूजिक बंद करने लगा, लेकिन गलती से ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया और ट्रॉली सहित नदी में कूद पड़ा। साथ में वो लोग भी नदी में जा गिरे जो ट्रैक्टर पर सवार थे। आसपास मौजूद लोगों ने कई लोगों को नदी से बाहर निकाल लिया, लेकिन कई अब भी लापता हैं। अभी हम मौजूद है गंडक नदी के भगवानपुर घाट पर, जहां पर आज बड़ा हादसा हुआ है। यह वही नदी है जिसमें हादसा हुआ। फिलहाल इसमें ट्रैक्टर जो है वो डूब चुका है और जो स्थानीय गोताखोर है उनकी मदद से अभी तक एक महिला का शव बाहर निकाला गया और ये वही नाव है जिस पर ट्रैक्टर लोड किया जा रहा था। यहाँ घटनास्थल पर जो है भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। घटनास्थल पर बेतिया और गोपालगंज प्रशासन की टीमें पहुंच चुकी हैं और स्थानीय गोताखोरों के जरिए लापता लोगों की तलाश की जा रही है। स्थानीय गोताखोरों की मदद से एक महिला का शव भी निकाल लिया गया है। कि 14 लोगों में 4 लोग जो है उनके बारे में है कि वो मिसिंग हैं और 2 लोग जो है उनको तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया था, चूँकि गोपालगंज यहाँ से पास है तो वहाँ पहुंचाया गया था। उसमें से एक व्यक्ति के मृत्यु की सूचना है, जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कंफर्म भी कर रहे हैं। नाव हादसे के बाद बेतिया और गोपालगंज दोनों जिलों के उन गांवों में मातमी सन्नाटा पसरा है जहां के किसान और मजदूर अब भी लापता हैं। न्यूज 18 के लिए बेतिया और गोपालगंज बॉर्डर से संवाददाता गोविंद की रिपोर्ट। मधुबनी पुलिस ने 13 लाख के जाली नोट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस को खबर मिली थी कि झंझारपुर के भैरव स्थान इलाके में जाली नोट का कारोबार चल रहा है और यह इलाका नेपाल की सीमा से सटा है और यहां जाली नोट छापा जा रहा था, जिसकी सप्लाई कई जगहों पर की जानी है। और इसके बाद पुलिस ने छापेमारी कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया, जिसके पास से जाली नोट, कंप्यूटर, प्रिंटर और कई तरह की स्याही बरामद की गई। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है इस गिरोह से और कौन कौन लोग जुड़े हैं। वो व्यक्ति एक कामत नाम का व्यक्ति है जिसे पकड़ा भी गया, जिसके पास में लगभग 13 लाख रुपए बरामद भी हुए हैं। प्रिंटर मशीन, 2 प्रिंटर मशीन और साथ ही साथ
कलर वलर भी उसके साथ बरामद हुए हैं। इसमें मुख्यतः ये देखना है कि हम लोगों का जो बहुत लंबा बॉर्डर यहाँ पर पड़ता है नेपाल से, और इस तरह के ऑपरेशन पूर्व में भी हम लोग के द्वारा छोटे मोटे पकड़े गए हैं, लेकिन एक बड़ी खेप है और इसको हम लोगों को अंतिम जड़ तक जाना होगा। नालंदा जिले के सोहसराय थाना क्षेत्र के छोटी पहाड़ी में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत के बाद जिला प्रशासन घरों में नोटिस चिपका रहा है। पहले अतिक्रमण कर बनाए गए घरों पर नोटिस चिपकाया जा रहा है। साथ ही यहां घर बनाकर रह रहे लोगों ने कैसे जमीन अर्जित, पहाड़ पर कैसे घर बनाया, कितना परिवार रह रहे हैं और बिजली और पानी का कनेक्शन कैसे इन्हें मिला, इसकी जांच हो रही है और इसके लिए 4 अलग अलग टीमें काम कर रही हैं। घटना के बाद इलाके में सभी सरकारी कार्यों पर रोक लगा दी गई है। नोटिस चिपकाने के साथ पुलिस की टीम एक एक घर की तलाशी ले रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि किन किन घरों में शराब बनती थी। दे दिया गया है। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में जो घटना हुई है उससे एक बात स्पष्ट हुआ है कि कुछ हॉटस्पॉट्स बन गए हैं और वहाँ पे सरकारी ज़मीन को ही अतिक्रमण करके शराब से जो संबंधित गतिविधियां हैं वो लोग करते हैं। तो सबसे फर्स्ट एक्शन ये होगा कि उन सभी घरों को चिन्हित करना और चिन्हित करने के बाद उन पर अतिक्रमणवाद पब्लिक इंक्रोचमेंट एक्ट के तहत इनिशिएट किया जा चुका है। चलिए अब आपको हम बताने जा रहे हैं बिहार का कोरोना अपडेट। ध्यान से सुनिए, 24 घंटे में 4063 कोरोना मरीज मिले हैं। यह आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, 24 घंटे का 4063 कोरोना मरीज मिले हैं। 11 मरीजों की मौत इन 24 घंटों में हो गई। पटना में आज 999 कोरोना मरीज मिले हैं, यानी 1000 से एक कम। तो ये आंकड़ा है, अपडेट आंकड़ा है, जिसमें 24 घंटे में 4000 से अधिक केस मिले, 11 मरीजों की मौत हुई। राजधानी पटना, जहां संक्रमण बेहद रफ्तार में था, वहां कमी आ रही है। 999 मामले ही सामने आए हैं आज। बिहार में शीतलहर और कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त है। जिला प्रशासन और नगर निगम की तरफ से शहर में कई जगहों पर अलाव का इंतजाम किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 दिनों तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। शीतलहर की चपेट में है और न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है। राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ भी जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसे में शाम ढलते ही जहाँ लोग घरों में दुबक जा रहे हैं, वहीं जो खासकर गरीब तबके के लोग हैं उनकी परेशानी बढ़ जाती है। ऐसे में जिला प्रशासन और नगर निगम की तरफ से अलाव की व्यवस्था कराई जा रही है और देखिए कि हर जगह जिला प्रशासन की जो टीम है गाड़ी लेकर निकल रही है और यही गाड़ी है जिस पर लकड़ी लदे हुए हैं। जो विभिन्न चौराहों पर, चौक पर जो है ये लकड़ी जो है गिराए जा रहे हैं और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको राहत दी जा रही है। तो ये देखिए कि अलाव की व्यवस्था कराई गई है, क्योंकि राजधानी में भी जो न्यूनतम तापमान है 8 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। जरा लोगों से बात करते हैं, कितनी राहत मिल रही है? अच्छा राहत मिल रहा है सर जी। कितना देर चलेगा ये? 3-4 घंटा ताव रहता है। 4 घंटा रहेगा जी। अच्छा जी। शरीर में गर्मी आ रही है? जी सर जी। अभी 3-4 दिन ठंड है तो अभी कहीं निकलते हैं कि यहीं बैठे रहते हैं? बैठते हैं, राहत मिलता है, बैठते हैं, न तो 2 पैसा कमाते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रामवृक्ष सहनी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर कि किस तरह से अलाव सबसे बड़ा सहारा बना हुआ है, क्योंकि ठंड में इन गरीबों के पास घर नहीं है और ये बेघर लोग हैं। तो ऐसे में अलाव की सबसे जरूरत होती है, तो जिला प्रशासन की तरफ से व्यवस्था कराई गई है। यहाँ पर मौजूद है जिला प्रशासन की टीम। क्या कहेंगे, अभी कहाँ कहाँ आपको लकड़ी देना है? अभी शहदपुर मोड़ पे जाना है, पूरे गांधी मैदान अभी एरिया में पूरा करना है। नगर निगम जितना ही रैन बसेरा उस जगह पे देना है। अभी एक जैसे एक ही स्टॉपेज ये हो गया, फिर बस स्टेशन स्टॉपेज हो गया, इसी तरह बहुत जगह। मतलब कितने देर तक ये चलता है? लगभग ये 9 बजे तक हम लोग जलाएंगे और रात के 1 बजे तक जलता रहता है। 1-2 बजे जलता। राहत मिलेगी? हाँ, आराम से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शहबाज आलम हुआ। बिल्कुल, 1 बजे रात तक जो है राहत दी जाएगी। यही वजह है कि जगह जगह लकड़ी की व्यवस्था कराई जा रही है। बताते चलूं कि अभी 6 जिले जो हैं, जिसमें मुजफ्फरपुर, पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा समेत जो 6 जिले हैं पूरी तरह से कोल्ड डे की चपेट में हैं। लेकिन अगले 72 घंटे तक भी अभी जो ठंड है उसका प्रकोप जारी रहा है, क्योंकि मौसम विभाग ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील भी की है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और एक छोटे से अंतराल के बाद देखिए जोहार झारखंड।